आरजीकर रेप केस में एफआईआर किस टाइम पर रजिस्टर करी गई? क्या एफआईआर रजिस्टर करवाने में देरी हुई? अगर हुई तो क्यों हुई? एफआईआर किसने रजिस्टर करवाई? हॉस्पिटल ने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं करवाई? क्रीमेशन कितने बजे हुआ? पोस्टमार्टम किस टाइम पर हुआ? क्या गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल संदीप घोष को बचाने में लगी हुई है? संदीप घोष के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोलकाता पुलिस ने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की? क्या हॉस्पिटल वेंडलिज्म में कोलकाता पुलिस का फेलियर है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीगल एडुकेयर। आज हम बात करेंगे कोलकाता रेप केस की। एक ऐसा केस जो पूरे देश में ना सिर्फ एक सोशल आउटरीच का कारण बना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट तक को इंटरवीन करने पर मजबूर कर दिया। कोलकाता रेप केस में एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं जो इस केस के इंटीग्रिटी पर सवाल खड़ा करते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता व्यक्त की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के कंडक्ट को लेकर भी स्ट्रिक्ट कमेंट्स दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन का एक जाल भी बुन गया है जिसमें लोगों का भरोसा खो सकता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हर एक डिटेल का ब्रेकडाउन करना जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। कोलकाता रेप केस में एफआईआर कितने बजे रजिस्टर की गई? इस केस का सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एफआईआर कितने बजे रजिस्टर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा कि डिले इन एफआईआर रजिस्ट्रेशन कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रूशियल एविडेंस। इस केस में एफआईआर के रजिस्ट्रेशन में अगर देरी हुई तो इसका आखिर कारण क्या था? रात को 12 बजे तक कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी। इस केस में ये बात कही गई कि इनिशियली अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन क्लियर केस ऑफ मर्डर की एफआईआर लेट नाइट तक नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कई सारे सवाल उठाए। कोर्ट ने इस केस की टाइमलाइन को क्लोजली एग्जामिन किया। टाइमलाइन में कई ऐसे गैप्स और डिलेज थे जो इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मॉर्निंग में बॉडी डिस्कवर हुई थी। एक फ़ोन कॉल के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के एक आइसोलेटेड सेक्शन में एक पीजी लेडी डॉक्टर की बॉडी मिली है। जनरल डायरी एंट्री 10:10 पर की गई। बॉडी डिस्कवर होने के बाद जनरल एंट्री हुई। ये एंट्री 10:10 पर की गई, जो पुलिस रिकॉर्ड का पहला स्टेप होता है। लेकिन इसमें भी कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि आपके रिकॉर्ड में जनरल डायरी एंट्री 5:20 की है, जिसमें बताया गया है कि हॉस्पिटल से एक इंफॉर्मेशन मिली, अ लेडी इज फाउंड लाइंग इन अनकॉन्शियस स्टेट इन हाफ नेकेड कंडीशन। जनरल डायरी में ये भी मेंशन है कि पोस्टमार्टम के बाद एरिया को सील किया गया। अननेचुरल डेथ केस रजिस्ट्रेशन एट 11:30 PM। यहाँ पर डिले का सबसे पहला मेजर साइन देखने को मिलता है। क्राइम डिस्कवर होने के बाद रात तक यूडी केस रजिस्टर नहीं हुआ। ये केस 11:30 PM पर रजिस्टर किया गया, जो एक बड़ी कंसर्न थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डायरेक्टली पूछा कि यूडी केस फाइल होने में इतनी देरी क्यों की गई। इस पर काउंसिल कपिल सिब्बल ने कहा यूडी केस 1:45 PM पर रजिस्टर हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये कहां से पता चला आपको कि यूडी केस 1:45 पर रजिस्टर हुआ, हमें दिखाइए। जस्टिस पारदीवाला ने रिकॉर्ड्स को लेकर अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए, ये पॉइंट आउट करते हुए कि यूडी केस रजिस्ट्रेशन होने का टाइम 11:30 का है, जबकि पोस्टमार्टम और इंक्वेस्ट पंचनामा पहले ही हो चुका था। कपिल सिब्बल ने इस पर कहा कि ये रिकॉर्ड्स गलत हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट को ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग लगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि नेक्स्ट हियरिंग में एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर को प्रेजेंट होना चाहिए जो सारे के सारे सवालों का जवाब दे सके। इंक्वेस्ट रिपोर्ट 4:20 to 4:40 PM। कोर्ट ने पूछा व्हेन वाज द इंक्वेस्ट पंचनामा डन। काउंसिल कपिल सिब्बल ने बताया कि इंक्वेस्ट 4:20 से लेकर 4:40 PM मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में की गई एंड इसको वीडियोग्राफ भी किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इंक्वेस्ट पंचनामा होता क्या है। इंक्वेस्ट का प्रोसीजर सेक्शन 194 से लेकर 196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया गया है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास इंक्वेस्ट किट या फिर पंचनामा किट होता है। इस किट के अंदर फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने के टूल्स होते हैं, जैसे कि कैमरा, ग्लव्स, रिबन्स वगैरह शामिल होते हैं। इसके बाद वो क्राइम सीन को सील करेंगे ताकि साइट को सिक्योर किया जा सके। पुलिस ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साइट का एक प्लान बनाएंगे जिसको नक्शा नजरी भी कहते हैं, जिसमें जगह का पूरा डिटेल होगा। फिर डेड बॉडी का इन सिटू फोटोग्राफ लिया जाएगा। इन सिटू मीन्स एज इट इज, यानी बॉडी का जो पोजीशन है, उस पर जो मार्क्स है, ब्रूजेस हैं, फ्रैक्चर्स हैं,
या कोई इंजरीज है तो उसको एज इट इज कैप्चर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्राइम सीन और बॉडी को थोरोली सर्च किया जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज या फिर एविडेंस मिलता है तो उसे सीज किया जाएगा और एक सीजर मेमो प्रिपेयर किया जाएगा जिसको फैमिली मेंबर साइन करेंगे। बॉडी पर बेयर मिनिमम क्लोथिंग्स होनी चाहिए, बाकी सारे कपड़े फैमिली मेंबर्स को दे दिए जाएंगे। स्पॉट से फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स भी कलेक्ट किए जाएंगे। इंक्वेस्ट का मेन पर्पस ये है कि एपरेंट कॉज ऑफ डेथ क्या है। पुलिस ऑफिसर या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विटनेसेस के सामने डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करेगा। ये विटनेसेस यानी पंच विटनेसेस 2 लोकल लोग होते हैं। इंजरी मार्क्स की लिस्ट बनाई जाती है और विटनेसेस इस पर साइन करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी ओपिनियन में एपरेंट कॉज ऑफ डेथ लिखेगा और रिपोर्ट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। ये रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन केस की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है और इंक्वेस्ट के दौरान विटनेसेस के स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है अंडर सेक्शन 195। अगर सेक्शन 195 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एप्लीकेबल ना हो तो सेक्शन 180 के अंडर भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। अब टाइमलाइन में नेक्स्ट है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम इवनिंग में 6:10 से लेकर 7:10 तक चला। कोर्ट ने यह भी पूछा कि अगर बॉडी सुबह डिस्कवर हो गई थी तो पोस्टमार्टम में इतना टाइम क्यों लगा, पोस्टमार्टम के टाइम तक क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया और इन्वेस्टिगेशन कैसे प्रोसीड हुई। टाइमलाइन में नेक्स्ट है एफआईआर फाइलिंग जो कि है 11:45 PM। एफआईआर जो इन्वेस्टिगेशन का एक क्रूशियल पार्ट होता है वो रात को 11:45 पर फाइल हुई। इस टाइमलाइन पर कोर्ट ने बहुत टफ क्वेश्चंस उठाए। सीजीआई ने स्पेसिफिकली पूछा जब क्राइम सुबह ही डिटेक्ट हो चुका था तो एफआईआर फाइल करने में इतना टाइम क्यों लगा। ये डिले इन्वेस्टिगेशन के इंटीग्रिटी पर एक बड़ा सवाल था। इस पर काउंसिल कपिल सिब्बल ने कहा, फादर ऑफ द विक्टिम टोल्ड अस यू वेट टिल आई टेल यू आई विल गिव अ रिटन कंप्लेंट। जाते जाते सीबीआई ऑफिसर से भी कोर्ट ने डिटेल्स मांगी और सीजीआई ने कहा जनरल डायरी एंट्रीज और मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की टाइमिंग्स को मैच करना जरूरी है क्योंकि प्रोसीजर जो पुलिस ने फॉलो किया वो कोर्ट के 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में पहली बार देखा गया है। कपिल सिब्बल ने कहा ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लेकिन कोर्ट ने कहा ये डिस्क्रिपेंसीज को एड्रेस करना जरूरी है। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि क्राइम सीन को प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया था। ये एक मेजर लैप्स था क्योंकि क्राइम सीन से क्रूशियल एविडेंस गैदर करना इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट पर कोर्ट ने डायरेक्टली पुलिस के रोल पर सवाल उठाए कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि क्राइम सीन को पुलिस ने इमीडिएटली सिक्योर कर लिया था लेकिन हॉस्पिटल के कुछ पार्ट्स ओपन थे जिससे कुछ कंटेमिनेशन हो सकती है, लेकिन उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये कंटेमिनेशन इन्वेस्टिगेशन को इंपैक्ट नहीं करेगी क्योंकि मेजर एविडेंसेस इंटैक्ट हैं। सीजीआई ने प्रिंसिपल के कंडक्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए था और एफआईआर फाइल करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी। प्रिंसिपल के एक्शंस ने इस केस की सीरियसनेस को अंडरमाइन किया है। सीजीआई ने स्पेसिफिकली पूछा प्रिंसिपल किसके कांटेक्ट में था जब ये सब हो रहा था। काउंसिल कपिल सिब्बल ने कहा जहां तक हमारा सवाल है हमने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है, लेकिन कोर्ट इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था और उन्होंने प्रिंसिपल के एक्शंस पे फर्दर इंक्वायरी की डिमांड की। सीजीआई ने एक और क्रिटिकल पॉइंट उठाया, जब प्रिंसिपल ने अपना रेजिग्नेशन दिया तो तुरंत उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल कैसे बना दिया गया। ये एक मेजर इशू था क्योंकि ये क्वेश्चन करता है कि क्या गवर्नमेंट प्रिंसिपल को बचा रही थी। कपिल सिब्बल ने इस पॉइंट पर कहा हम इस सवाल का जवाब अलग से देंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जो लोग स्टेट के लिए अपीयर कर रहे हैं उनके स्विस बैंक अकाउंट्स हैं। ये सब बातें आउटसाइड हो रही हैं और ये सब एलिगेशंस बेसलेस हैं। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर कहा इनिशियली ये स्विस बैंक अकाउंट का एलिगेशन आपके क्लाइंट की तरफ से ही आया था, लेकिन कोर्ट ने ये बातें वहीं पर रोक दी और इस पे आगे नहीं बढ़ने दिया। सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि इन्वेस्टिगेशन के इशू पर फोकस होने की बजाय स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि स्टेट ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किए हैं और इन्वेस्टिगेशन को मिसडायरेक्ट नहीं किया गया। सीजीआई ने ये क्लैरिफिकेशन दी, हमने कभी ये नहीं कहा था कि स्टेट की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को इग्नोर किया जाए। हमने बस ये कहा था कि प्रोटेस्टर्स को सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए अरेस्ट ना किया जाए। इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह चलनी चाहिए। सीजीआई ने इन्वेस्टिगेशन के और भी क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत पर जोर दिया। सीजीआई ने स्टेटस रिपोर्ट का भी जिक्र किया जो सीबीआई को कोलकाता पुलिस ने दी थी। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस वेंडलिज्म की इन्वेस्टिगेशन कर रही है जो हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट के बाद हुआ था। रिकॉर्ड से पता चला है कि पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की गई है
जो अभी सियालदा के एसीजेएम के पास है। सीजेआई ने क्लैरिफाई किया कि एसीजेएम सियालदा इस एप्लीकेशन पर 23 अगस्त 2024 को 5 PM तक ऑर्डर पास करे। सीजेआई ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर दिया और क्लैरिफाई किया कि स्टेट के स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको पॉलीग्राफ टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। पॉलीग्राफ टेस्ट में इंसान के बॉडी पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कार्डियोग्राफ्स, न्यूमोग्राफ्स, कार्डियोकप्स और सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स। इनसे बॉडी के फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लाइक रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, पल्स रेट और गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस मेजर किए जाते हैं जब उससे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज नॉर्मल रेस्पॉन्सेज से डिफरेंट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में कहा कि अगर ऐसा कोई टेस्ट इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि जिस पर्सन पर ये टेस्ट किया जाता है उसकी कंसेंट के बिना किया जाता है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा टेस्ट आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब मेंटल प्राइवेसी का राइट भी इंक्लूडेड है, यानी अपनी मर्जी से इंफॉर्मेशन ना देना। ये टेस्ट अक्यूज्ड की मेंटल प्राइवेसी को वायलेट करते हैं। अगर किसी इंसान को उसकी मर्जी के बिना ऐसे टेस्ट करने पर मजबूर किया जाए तो उसके लिए क्रूअल होगा, ये इनह्यूमन होगा और ये डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होगा और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। ऐसे टेस्ट के टाइम पर अक्यूज्ड अपनी फ्रीडम ऑफ चॉइस खो देता है, जबकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड है और फ्रीडम ऑफ चॉइस उसी का पार्ट है। इससे राइट टू फेयर ट्रायल भी वायलेट होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन के वक्त अक्यूज्ड के पास लीगल एडवाइस का एक्सेस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टेस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी का भी वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 में अक्यूज, सस्पेक्ट और विटनेस को सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मीनिंग किसी को भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपने अगेंस्ट में ही एविडेंसेस दे। इसलिए ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉलंटरी टेस्ट अगर कोई अपनी मर्जी से ये टेस्ट करता है तो ये परमिसिबल है, लेकिन इन टेस्ट का रिजल्ट की एविडेंशियरी वैल्यू लिमिटेड ही होगी। मीनिंग इसको एज ए रिकवरी स्टेटमेंट ही यूज किया जा सकता है। अगर ये इनवॉलंटरी है, मतलब उसकी कंसेंट के बिना किया गया है, तो ये टेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, ये गलत होगा। अब बात करते हैं केस को पॉलिटिसाइज करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज और सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज ना करें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये मुद्दा इंसाफ का है, जस्टिस का है, पॉलिटिक्स का नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में हो रहे एलिगेशन पर रोक लगाई। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये पॉइंट उठाया कि एक मिनिस्टर ने कहा कि जो उंगली ममता बनर्जी की तरफ उठेगी वो काट दी जाएगी। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि बीजेपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गोलियां चलेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को क्लियरली कह दिया कि इस सिचुएशन को पॉलिटिसाइज मत करिए, लॉ अपना काम करेगा। कोर्ट का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, डॉक्टर्स की सेफ्टी एंड वेलफेयर। कोर्ट ने इस बात पर भी एम्फसाइज किया कि डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए एनफोर्सिएबल डायरेक्शन दिए जाएंगे, सिर्फ गाइडलाइंस नहीं। इसलिए कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि जो डॉक्टर्स इस इंसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल थे उनके अगेंस्ट में कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने डॉक्टर से यह भी अपील की कि वो तुरंत ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटें, ताकि जिन पेशेंट्स को पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की जरूरत है वो सफर ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स को ये डर है कि उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया जा सकता है पिछले प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन हमने ये ऑर्डर दिया है कि आज के ऑर्डर के बाद वापस काम पर लौटने वाले डॉक्टर्स के अगेंस्ट में कोई भी एडवर्स एक्शन नहीं लिया जाए। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जजेस और डॉक्टर्स दोनों ही स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका काम लाइफ और लिबर्टी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कोर्ट ने कहा जस्टिस और मेडिसिन स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। क्या हम जजेस अब जाके सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठ सकते हैं? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट को बताया कि एम्स के कुछ डॉक्टर्स के अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर की गई है जो इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोर्ट ने पूछा आप कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जवाब मिला इंसिडेंट के दिन से। कोर्ट ने फिर कहा 13 दिन से एम्स के डॉक्टर काम नहीं कर रहे, आप प्लीज वापस काम पर जाइए। हम इंश्योर करेंगे कि आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्सिव एक्शन ना हो, बस आज के ऑर्डर के बाद प्रोटेस्ट ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि यह केस सिर्फ एक हॉरिफिक क्राइम
नहीं बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सेफ वर्किंग कंडीशन से जुड़ा एक बड़ा इशू है। इसको देखते हुए कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जो मेडिकल फील्ड में सेफ और डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशन एंश्योर करने के लिए काम करेगा। एनटीएफ का प्राइमरी रोल होगा एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करना जो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सेफ वर्किंग कंडीशन एंश्योर कर सके। इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के प्रिवेंशन और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एस्टेब्लिश करने का काम भी शामिल होगा। एनटीएफ का फोकस होगा जेंडर बेस्ड वायलेंस को प्रिवेंट करना, स्पेशली विमेन डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए। सीजीआई ने एम्फेसाइज किया कि अगर विमेन डॉक्टर्स अपने वर्क एनवायरनमेंट में सेफ फील नहीं कर सकती तो उन्हें इक्वालिटी और डिग्निटी कैसे मिल सकती है। एनटीएफ इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नेशनल लेवल पर एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगा। एनटीएफ की रिकमेंडेशन को सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट करना जरूरी होगा जिससे ये एंश्योर किया जा सके कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एक सेफ और सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट मिले। कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो एनटीएफ की रिकमेंडेशन को अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशन में इंप्लीमेंट करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले। कपिल सिब्बल ने एनटीएफ की इनिशिएटिव को वेलकम किया और कहा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस एनटीएफ की रिकमेंडेशन को फुली सपोर्ट करेगी और अपने हॉस्पिटल्स में इंप्लीमेंटेशन को एंश्योर करेगी। तो ये था सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स का डिटेल्ड एनालिसिस। ये केस जितना सेंसिटिव है उतना ही इसकी लीगल इंट्रिकेसीज भी कॉम्प्लेक्स है। कोर्ट का टफ स्टैंस, स्टेट और पुलिस के एक्शन पे स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस, ये सब मिलके एक क्रिटिकल लीगल बैटल को शेप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या कुछ और होना चाहिए? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एडुकेटेड विद लीगल सर्टिफिकेट।